हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और ये हमारा सैम्पल पेपर नंबर 4 है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखने को मिलता है कि सैम्पल पेपर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम के पैटर्न को समझने में और किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा सहायता होने वाली है। तो सैम्पल पेपर को लाने का मोटिव यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में बताया जा सके और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर फ्रेम हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपकी तैयारी हो रखी है। और कुछ बच्चे ऐसा हो सकते हैं जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं हो पाई है, किसी कारणवश उन्होंने नहीं पढ़ पाया है, तो उनके लिए भी सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट है। ये सैम्पल पेपर आप देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन भी फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी। तो सैम्पल पेपर देखने को क्या मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक प्रिपरेशन को पूरी तरीके से प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो पहला आता है सेक्शन ए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का खंड आ, समष्टि अर्थशास्त्र। तो निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विदेशी विनिमय के लिए मांग का अर्थ शीर्ष विश्व से उधार लेना है, पहला कथन ये है। दूसरा आता है विनिमय दर की स्वर्ण मांग प्रणाली अन्य विनिमय दर प्रणाली का पुराना रूपांतर है। तो देखने को क्या मिलता है, ये दोनों के दोनों कथन सत्य नहीं है, असत्य कथन है दोनों के दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चुन लेना है कौन सा असत्य है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। डैश कर वह प्रणाली है जिसमें करों का वास्तविक भार धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। मतलब धनी व्यक्तियों के ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं पड़ता, पर गरीब व्यक्तियों पर ज़्यादा टैक्स का बोझ पड़ता है। तो ये क्या है, प्रतिगामी। ठीक है, प्रतिगामी में देखने को क्या मिलता है, ज़्यादा से गरीब व्यक्तियों के ऊपर ज़्यादा भार पड़ता है और समाज का जो गरीब तबका है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान झेलने को मिलता है। ठीक है, ये आपका आएगा प्रतिगामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। उल्लेख कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है। देखते हैं। भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप WHO कहते हो, में काम करने वाले भारतीय भारत के सामान्य निवासी हैं या नहीं। तो देखने को मिलता है WHO में बेशक वो काम कर रहे हैं, लेकिन भारत के सामान्य नागरिक वो रहेंगे। तो ये कथन आपका सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कार एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। कार एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार खरीद ली तो लंबे समय तक आप उसका उपयोग करेंगे। दूसरा कथन आता है कार उपभोग कई वर्षों तक बार बार किया जा सकता है तथा इसका सापेक्ष मूल्य भी अधिक होता है। देखने को क्या मिलता है, कार्य का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं पर समय के साथ साथ उसकी कीमत में कमी आती जाएगी, पर आप उसका लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखने को मिलता है कथन ए और कथन दो दोनों सत्य हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कथन आपके सामने यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मौद्रिक जीडीपी का क्या अर्थ है, क्या होती है मौद्रिक जीडीपी, ये देखते हैं। तो मौद्रिक जीडीपी से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से है। मतलब एक वर्ष में आपके देश की बाउंड्री के अंदर कितनी सेवाएं, ठीक है, और कितना आपने उत्पादन किया है, उन पूरों का अगर मिला लिया जाए तो हम देख सकते हैं मौद्रिक जीडीपी को निकाला जा सकता है, जिसका अनुमान चालू वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है। इसमें वृद्धि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा में बिना किसी वृद्धि के हो सकती है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान से समझने वाला चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास आयात समग्र मांग के डैश घटक होते हैं। तो कौन से घटक होते हैं जानते हैं हम लोग, ऋणात्मक घटक होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने उपभोग सी का आय वाई से सीधा संबंध है, परंतु जब आय वाई शून्य होती है तब उपभोग सी शून्य नहीं होता। देखने को क्या मिलता है, अगर एक बार को आपकी इनकम कम होती जा रही है और एक समय पे आकर जीरो हो गई, पर आपके खर्चे कभी भी शून्य नहीं हो सकते। अगर आपने खर्चा करना ही बंद कर दिया तो आप जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो देखने को मिलता है अगर आपकी आय शून्य हो गई तो आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या कथन है आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके सामने, इसको समझाया गया है कि उपभोग का आय से सीधा संबंध है, परंतु आय शून्य होने पर उपभोग शून्य नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप जीवन स्तर में जीने के काबिल नहीं बचेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो काफ़ी ध्यान से समझते हुए आपको चलना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन्हीं सैम्पल पेपर से आपको दिखाई देंगे फाइनल में। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात को परिभाषित कीजिए। क्या होती है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे आप इंग्लिश में SLR भी कहते हो। तो वैधानिक तरलता अनुपात SLR से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की तरल परिसंपत्तियों से है, जो उन्हें अपनी कुल जमाव के
न्यूनतम प्रतिशत के रूप में अपने पास रखने की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने पास रखना। मतलब क्या है, कुछ एक ऐसा अमाउंट होगा जो उनको अपने पास रखना पड़ता है, बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, वो समटाइम 11% हो जाता है। इतना अमाउंट उनको अपने पास रखना पड़ता है ताकि कहीं इमरजेंसी अगर पड़ जाए तो उसका उपयोग किया जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने का काम ये भी है कि अगर ज़्यादा फ्लो हो जाएगा किस चीज़ का, पैसों का, तो हो सकता है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ने का भी खतरा बना रहता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, चूंकि AS इजिकल्स टू C प्लस आई तथा AD इजिकल्स टू C प्लस आई, इसलिए संतुलित वह स्थापित होता है जहाँ C प्लस एस इजिकल्स टू C प्लस आई, या वहाँ स्थापित होता है जहाँ पे S इजिकल्स टू आई होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखने को क्या मिलता है, जहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, तो वहाँ पे S इजिकल्स टू आई के बराबर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अथवा उल्लेख कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। स्फीतिक अंतराल की स्थिति में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, सही है, कीमत में स्थिति में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्फीति अंतराल की स्थिति में अधिमांग का अर्थ है वर्तमान संसाधन पर मांग का दबाव होना। परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है। देखने को मिलता है सामान्य रूप से इसमें वृद्धि भी दिखाई देती है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। पहला आता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 1 से अधिक नहीं होता। दूसरा है R, उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन से अधिक नहीं होता। ठीक है, कुछ कुछ आपको कथन दे रखे हैं, आपको इनका उत्तर देना है। तो देखने को क्या मिलता है, अभिकथन A और कारण R दोनों सही है, और दिया गया कारण R अभिकथन A का सही व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों सही और व्याख्या आपकी बिल्कुल ठीक है। अब बताना है कि आय विधि से क्या अभिप्राय है और आय विधि क्या होती है। आय विधि वह विधि है जिसमें राष्ट्रीय आय को एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, ब्याज तथा लाभ अर्जित कारक के रूप में कुल जोड़ के रूप में मापा जाता है। यानी क्या है, इसमें आपका लगान, ब्याज, लाभ सब चीज़ों को एक ही रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब आता है 10th क्वेश्चन, डैश अतिरिक्त आय की प्रति इकाई बचत को दर्शाती है। वो क्या होता है आपका एमपीएस इकाई क्या करती है, बचत इकाई को दर्शाने में सहायता करती है। तो आपके यहाँ पे क्या आएगा, एमपीएस आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं के अंतर का महत्व समझाइए, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं में अंतर का राष्ट्रीय गणना के अनुमान का विशेष महत्व है। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि अंतिम जो भी आपकी अंतिम वस्तुएं होती हैं उनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यदि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए तो यह दोहरी गणना को जन्म देती है। यहाँ पे दोहरी गणना हो सकती है, इसी वजह से नहीं करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मान लो किसी फर्म ने 20,000 रुपये की लकड़ी खरीद कर उससे कुर्सियाँ बनाई और 35,000 में बेच दी। देखने को क्या मिलता है, अगर बार बार आप उसको गिन लेंगे इस 20,000 को भी और इस 35,000 को भी, तो यहाँ पे दोहरी गणना होने का शंका पैदा हो जाती है। इसी वजह से हम दोहरी गणना से बचने के लिए ऐसा काम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, व्यावसायिक बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या होती है व्यावसायिक बैंक और उनके द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं। देखने को क्या मिलता है, व्यवसायिक बैंक के कार्य, बैंकों के 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। पहला क्या है, अगर आप बैंक में जाएंगे तो अपने पैसे जमा कर सकते हो और आपको लोन भी मिल सकता है। ये 2 बहुत सबसे महत्वपूर्ण काम है। आप क्या करते हो, सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, उसमें पैसा जमा कर देते हो, और कभी कभी ऐसा होता है आपको लोन की आवश्यकता होती है तो आप वहाँ से लोन भी ले सकते हो। तो देखने को क्या मिलता है, जमा करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसमें। ठीक है, जमा करते हो आप पैसा, दूसरा ऋण लेते हो, और एजेंसी कार्य और सामान्य सेवा, ये काम सारा का सारा कौन चलता है, बैंक करती है। इसमें से आपका बचत खाता, चालू खाता, संवर्धी खाता आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने, एक अर्थव्यवस्था में बचत फलन S = -10 + 0.6y दिया हुआ है, जिसमें S बचत और y राष्ट्रीय आय है। निवेश व्यय यानी 1100 दे रखा है, निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित का परिकलन आपको करना है। तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर बताना और राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर का उपभोग बताना है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर समझाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो आपको उपभोग दे रखा है, सी दे रखा है, सी की वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे। निवेश आपको दे रखा है, S क्या होता है, S = I = इन्वेस्टमेंट, इसको आप इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सीधे से क्वेश्चन से स्टेटमेंट को उठाते जाएंगे और आगे वैल्यू पुटअप करते चले जाएंगे। जैसे कि ये सारी चीज़ें दे रखी हैं हमको।
एज इट इज़ लिख दी। कहाँ गिवन है ये, देखो ऊपर यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, इनको आपने पुट यहाँ पर किया है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट आता है वाई इज इक्वल्स टू 200। अब हम देखिए, ठीक है, वाई कितना निकल के आ गया आपका 2000 निकल के आ गया है। और हम जानते हैं कि जो संतुलन पर एस इक्वल टू आई होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको एस इक्वल्स टू आई होता है, ठीक है, तो इसी चीज़ को आगे पुटअप करते चले जाना है और आपका निकल के आ जाएगा राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर भी निकल के आ जाएगा, दोनों चीज़ आपको निकल के आ जाएंगी। बट यहाँ पे ये देखना है एस इक्वल्स टू वाई माइनस एस क्यों किया है, ताकि आपका जो राष्ट्रीय आय का संतुलन है उसको भी इसी रूप में समझा जा सके, ठीक है, और राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर का उपभोग भी निकाला जा सके। तो आपको यहाँ पे करना पड़ता है, तो सी इक्वल्स टू 900 एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे यहाँ पे 2000 में से माइनस करेंगे कितने को, 1100 को, तो कितना आ जाएगा एज इट इज आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका सी आया है सी इक्वल्स टू 900, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निजी आय तथा राष्ट्रीय आय में अंतर बताओ क्या होता है। निजी आय और राष्ट्रीय आय में, निजी आय वह होती है जो एक व्यक्ति के अंतर्गत आती है, और राष्ट्रीय आय वो है जिसमें राष्ट्र के बहुत से संसाधन होते हैं उनको भी गिन लिया जाता है। देखने को मिलता है निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय शामिल की जाती है, इसमें निजी क्षेत्र की आय शामिल की जाती है सिर्फ, और निजी आय में कारक आय तथा अंतरण आय दोनों शामिल होती हैं, इसमें दोनों की दोनों आय शामिल होती हैं। फिर होता है इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज भी शामिल किया जाता है, इसमें राष्ट्रीय जो आपकी ऋण है इनको भी शामिल किया जाता है, और इसमें अपेक्षाकृत एक संकीर्ण अवधारणा है, इसमें क्या एक संकीर्ण अवधारणा है, ज़्यादा खुले तौर पर नहीं की जाती, संकीर्ण अवधारणा है। अब आता है आपके पास राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की आय शामिल होती है, इसमें दोनों के दोनों आय शामिल होती हैं आपकी, इसमें दोनों के दोनों आय शामिल होती हैं। दूसरा आता है आपके पास राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल आपकी कारक आय शामिल होती है। और इसमें होता है इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं किया जाता, राष्ट्रीय जो ऋण है उन पर जो ब्याज है वो इसमें नहीं किया जाता, क्योंकि वो किस में किया जाता है, वो आपका निजी में किया जाता है, इसी प्रकार इसमें नहीं किया जाएगा। यह अपेक्षाकृत विस्तृत अवधारणा, ये काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ी अवधारणा में आती है ये। नेक्स्ट आता है आपके पास अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या होता है अवमूल्यन और मूल्यह्रास में, क्या होता है ये हमें समझने वाली चीज़ है कि जब आपकी करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले कम होने लगती है, यानी कि भारतीय रुपया अमेरिका के डॉलर के मुकाबले कम होने लगेगा, तो क्या होने लगेगा, आपका मूल्यह्रास होने लगेगा, यानी कि आपका अवमूल्यन होने लगेगा, यानी करेंसी आपकी वीक होने लग जाएगी। तो देखने को क्या मिलता है, अवमूल्यन सरकार द्वारा आयोजन के अनुसार विदेशी करेंसी के संबंध में घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी, यानी कि विदेशी जो करेंसी है उसके मूल्य के मुकाबले अपनी जो करेंसी उसमें कमी आती जा रही है। यह उच्च स्थिति में होता है जब विनिमय दर का निर्माण पूर्ति और मांग की स्थिति द्वारा नहीं होता, मतलब मांग और पूर्ति में यहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, इस प्रकार यहाँ पर कमियाँ देखने को मिलती हैं, और यही मूल्यह्रास का सबसे बड़ा कारण बन के उभरता है। और जब राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और मांग की स्थिति द्वारा होता है, तब इस प्रकार की परेशानियों द्वारा हमें देखने को मिलती है। और मूल्यह्रास से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई बढ़ती चली जाती है, और इससे सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो अगर खरीदेंगे बाहर से तो आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो मुद्रा है वो कमज़ोर होती जा रही है दूसरी मुद्रा के मुकाबले जहाँ पर आप व्यापार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या होती है राजकोषीय नीति, तो पहला पॉइंट आता है आपके सामने, इस नीति का संबंध सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण एवं बजट से होता है, यानी कि इसमें आपका बजट आ जाएगा, ऋण आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा आता है इसका निर्धारण प्राय वित्त मंत्रालय करता है। देखो वित्त मंत्रालय यानी कि जो निर्मला सीतारमण जी हैं जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो इस चीज़ से सीधी जुड़ी हुई होंगी। फिर आता है आपके सामने इस नीति का अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रभाव इसमें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका इस नीति के मुख्य संगठक कर, सार्वजनिक व्यय, ऋण, घाटे की वित्तीय व्यवस्था आदि होती है, ठीक है। अब आ जाती है मौद्रिक नीति हमारी क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका मौद्रिक नीति क्या है, तो पहला देखने को मिलता है इस नीति का संबंध मुद्रा की पूर्ति तथा साख की उपलब्धता एवं लागत से होता है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यहाँ से आपको याद रखना है इतना, ठीक है। नेक्स्ट है इसका निर्धारण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है इसका प्रमुख रूप से उत्पादन क्षेत्र पर प्रभाव डालता है, मतलब कोई भी कार्य होगा तो उसका क्षेत्र पर प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें सीधी आरबीआई यानी कि आपकी जो रिजर्व बैंक है वो जुड़ी हुई महसूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इस नीति के प्रमुख संगठन बैंक दर, खुली बाजार प्रक्रिया, तरलता और अनुपात आदि दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या है, मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की जो आपकी कमी है उनको दूर कैसे करता है। सो देखने को मिलता है
मुद्रा के 4 कार, माध्यम, मापक, मानक और भंडार। ठीक है, माध्यम, मापक, मानक और भंडार, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे यहाँ पर ये चारों। मुद्रा के प्रमुख कार्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक कार और गौण कार। प्राथमिक कार में विनिमय का माध्यम और मूल्य की इकाई, दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण, याद रखने वाली चीज़ें हैं। और फिर आता है गौण कार, और इसमें आता है स्थगित भुगतानों का मान और मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण, तीनों ये भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आता है इस प्रकार का आपका, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका, कारण बताते हुए समझाइए कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित के साथ क्या क्या व्यवहार करना चाहिए। तो पहला आता है फर्म द्वारा मैकेनिक को फीस का भुगतान। दूसरा आता है बैंक से लिए गए कार ऋण पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया ब्याज का भुगतान। फर्म द्वारा अपने प्रयोग के लिए कार खरीदने पर व्यय, यानी कि इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है, जिस फर्म को मैकेनिक है उसको कुछ पैसा दिया, और दूसरे ने बैंक से लिए गए कार लिया, उसने बैंक से एक तरीके से ऋण लिया है, उसके बाद उसने कार लिया तो उसने भुगतान कर दिया ऋण का। तीसरा आता है फर्म द्वारा अपने प्रयोग के लिए खरीदी गई कार का व्यय, मतलब कार खरीदी है उसके लिए व्यय। ठीक है, फर्म द्वारा अपने प्रयोग के लिए कार का व्यय खरीदने पर किया है उसने। तो देखने को हमें क्या मिलता है, फर्म द्वारा मैकेनिक को फीस का भुगतान सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि फर्म के लिए यह एक मध्यवर्ती लागत है और दोहरी गणना से बचने के लिए इसे शामिल नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दोहरी गणना से आपको बचना है, इसी वजह से इसको शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा आता है, यह शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह ऋण उपभोग व्यय के लिए लिया गया है। किसके लिया गया? उपभोग व्यय के लिए लिया गया, इसीलिए यह ऋण पर दिया गया ब्याज कारक भुगतान नहीं होगा। ठीक है, चौथा आता है आपके सामने, यह शामिल किया जाएगा क्योंकि कार्य पर किया गया व्यय एक निवेश व्यय है, अतः एक अंतिम व्यय और राष्ट्रीय व्यय में शामिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अंतिम और राष्ट्रीय व्यय में शामिल किया जाएगा, इसलिए इसको क्या कर लेंगे अपन? शामिल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, एक अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी अंतराल को दूर करने में निम्नलिखित की भूमिका समझाइए। इसमें सार्वजनिक व्यय, वैध आरक्षित अनुपातन, LLR, इन सब की भूमिका को देखें, क्या क्या इनकी भूमिका होती है। तो अस्फीतिकारी अंतराल अथवा अभावी मांग की स्थिति में सरकार को सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करनी चाहिए, जैसे भवन निर्माण, पुलों व सड़कों का निर्माण आदि। इससे रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी और फलस्वरूप आय में वृद्धि होगी, अतः क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और समग्र मांग बढ़ेगी। यानी कि स्फीतिकारी, यानी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा तो लोगों को रोजगार सृजन होगा। जब लोगों के पास रोजगार होगा तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी। जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी तो देखने को मिलेगा धीरे धीरे गरीबी कम होती चली जाएगी, तो ये काफ़ी मुख्य है। दूसरा आता है वैध आरक्षित अनुपात से अभिप्राय जमाओं के एक न्यूनतम प्रतिशत से है, जिससे व्यापारिक बैंक अनिवार्य रूप से नकदी के रूप में केंद्रीय बैंक के पास या अपने पास रिजर्व रखते हैं। स्फीतिकारी अंतराल की स्थिति में केंद्रीय बैंक LLR कम कर देता है, फलस्वरूप बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए कोष की उपलब्धता बढ़ जाती है और LLR मांग बढ़ती है। यानी क्या करना है कि स्फीतिकारी अंतराल, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। स्फीतिकारी अंतराल की स्थिति में केंद्रीय बैंक LLR कम कर देती है, फलस्वरूप बैंक द्वारा ऋण देने के लिए कोष की उपलब्धता बढ़ जाती है। LLR जब भी बढ़ता है तो देखने को क्या मिलता है, आपको ऋण लेने में सहायता मिलने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, बाजार की कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद और विदेशियों से निवल चालू हस्तांतरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें दे रखे हैं, सबका मूल्य दे रखा है। निवल प्रत्यक्ष कर दे रखा है 35, और निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है 500, निवल राष्ट्रीय योजना आय दे रखी है आपको 750, अंतिम स्टॉक 10 दे रखा है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 150 दे रखा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो देखने को मिलता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GDP MP अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? निजी अंतिम उपभोग व्यय, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना आपका। ठीक है, यहाँ निजी अंतिम व्यय प्लस सरकार द्वारा अंतिम उपभोग व्यय प्लस करना पड़ेगा, फिर आपको प्लस करना पड़ेगा निवल, देशीय अचल पूंजी और निर्माण इसका। ठीक है, और प्लस आपको स्टॉक का परिवर्तन और अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक करना पड़ेगा, और अचल पूंजी उपभोग माइनस क्या करना पड़ेगा? निवल आयात, और माइनस करना पड़ेगा देशों का निवल कारक। इन सारी की सारी चीज़ों की वैल्यू ऊपर गिवन है आपको यहाँ पर। ठीक है, सारी चीज़ों की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। इसमें से जो चीज़ प्लस करनी है, जो चीज़ माइनस करनी है, उसको आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है तो टोटल कितना निकल के आएगा? ये प्लस और माइनस करने के बाद 795 करोड़ निकल के आएगा। इसमें आपको ये देखने में मिलेगा निबल राष्ट्रीय आयोजन आय यानी इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अचल पूंजी का उपभोग प्लस विदेशों से निवल चालू हस्तांतरण आयात और विदेशों से निवल चालू हस्तांतरण, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को
मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका निवल राष्ट्रीय प्रयोजन आय माइनस क्या करेंगे, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस अचल पूंजी। तो देखने को क्या मिलेगा, एग्जैक्टली वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 करोड़ के आसपास आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन बी आता है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से, सेक्शन बी फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी। पहला प्रश्न आता है आपके सामने कि एसडीआई की सीमित उपयोगिता है क्योंकि देखने को मिलता है स्वतंत्र संकेतकों के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, किसके लिए उत्तरदायी नहीं, स्वतंत्र संकेतकों के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब आता है जैविक कंपोस्ट खाद को प्रोत्साहन देने वाली योजना कौन सी है, तो देखने को मिलता है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट आता है आपके सामने डैश अभिप्राय अन्य देशों की मुद्राओं के रूप में भारतीय रुपए के मूल्य का घटना है, वो क्या है, अवमूलन। ठीक है, अवमूल्यन। नेक्स्ट आता है आपके सामने हस्तांतरण मानव पूंजी निर्माण में डैश है, वो क्या है, योगदान देता है। हस्तांतरण मानव पूंजी में क्या करता है, योगदान आपका करता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है गतिहीन अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो दर्शाती है, किस चीज़ को दर्शाती है, वो आपका दर्शाती है उत्पादकता का निम्न स्तर और साथ साथ और भी चीज़ में दोनों जो आपका आय में वो वृद्धि है ये भी दर्शाती है। तो आपका कौन सा होना चाहिए यहाँ पे, ए और सी। ठीक है, कॉलम दे रखा है विश्व व्यापार संगठन WHO, भारतीय रिजर्व बैंक दे रखा है और दे रखा है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास, यानी कि ये सारी चीज़ आपको दे रखी है, इनको मिलाना है आपको। ठीक है, तो जो विश्व व्यापारी संगठन का काम क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का काम क्या है, तो भुगतान शेष की समस्या को हल करने के लिए आत्मपालन, तो ये RBI का काम मतलब क्या है, विश्व व्यापार संगठन और फिर आ जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। देखने को मिलता है IMF का काम ये होता है कि जो देश बहुत ज़्यादा परेशानियों में जूझ रहे हैं उनको क्या मिलता है, यहाँ पर लोन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, यहाँ पर लोन मिलता है। तो पुनर्निर्माण और विकास के लिए ऋण देने की सुविधा आपकी RBI करती है। और भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ आ जाएगी, ये देखो भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ पर आएगी, भारत का केंद्र बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें मिलाते चले जाएंगे। WHO का क्या है, वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन है, यानी कि विश्व का एक ऐसा संगठन जो सभी लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर नजर रखता है कि कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए। ठीक है, तो इसका कॉलम कौन सा मिलेगा आपका, ए। ठीक है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र औपचारिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता है। सेकंड आता है औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक श्रम कानून द्वारा असुरक्षित होते हैं और इस कारण बाजार की अनिश्चितताओं के अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो पहला कथन ए सत्य और कथन 2 असत्य। पहला ठीक, दूसरा गलत, समझते हुए चलेंगे आप यहाँ से। नेक्स्ट आता है हमारे सामने निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला आता है सतत विकास प्रथाओं ने जल निकायों को प्रदूषित कर दिया है और कुछ नदियों तथा जल भ्रतों को सुखा दिया है, जिससे जल को आर्थिक वस्तु बना दिया है। दूसरा आता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में गिरावट के कारण सरकारों की वित्तीय प्रतिधाराएं अभिभूत स्तरों तक बढ़ गई हैं। तो इसमें कौन सा आएगा आपका, कथन ए सत्य और कथन 2 असत्य है, ये आप समझते चलेंगे। नेक्स्ट आता है एक राष्ट्र में लोगों की कुशल विशेषता और ज्ञान पर निवेश को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है, वो क्या है आपकी मानव पूंजी। मानव पूंजी बहुत महत्वपूर्ण, इसी की सहायता से एक राष्ट्र कितना आगे जाएगा उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है और सरकारों की भी प्रमुख भूमिका देखी जाती है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए और कारण आज सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत RBI की भूमिका सहायक के स्थान पर नियामक में परिवर्तन हो गई है। दूसरा आता है आपके पास कारण आर, अब ब्याज दर ढांचा निवेश का परिणाम तथा प्रतिरूप बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। तो अभिकथन ए असत्य हो परंतु कारण आर सही है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है मानव पूंजी की परिभाषा दीजिए, क्या होती है। तो मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाली कौशल और योग्यता से, मतलब किसी देश में कितनी स्किल और एक्सपर्टीज पाई जाती है, कितने लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आता है भारत में विद्युत क्षेत्र की किन समस्याओं का सामना कर रहा है। तो ये आपका दृष्टि वाले छात्रों के लिए, हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट आता है सेवा क्षेत्र के 3 विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए, ठीक है, तीव्र विकास के लिए कौन कौन से कारण महत्वपूर्ण तो देखने को मिलता है। भारत
भारत तथा शेष विश्व के बीच तकनीक तथा निपुणता का प्रतिबंधन। देखने को मिलता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। अगर जर्मनी में कोई टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है तो वो भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। फिर देखने को मिलता है भारत में संचार के तीव्र माध्यमों का विकास, जैसे कि आईटी यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बेंगलुरु को आप आईटी हब कहते हो क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का और सॉफ्टवेयर बनाने का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है निम्न मजदूरी लागत के कारण भारत का महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र के रूप में उभरना। ठीक है, तो देखने को मिलता है कि भारत में भी बहुत ज़्यादा आपको लोग मिल जाएंगे जो सस्ती मजदूरी पर काम करने को तैयार हैं, और बहुत ज़्यादा यूथ आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको लेबर की शॉर्टेज तो नहीं होने वाली है। इस वजह से भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भारत की गति के लिए यहाँ पर ये भी कारण मुख्य है। अब आता है इंटरनेट, टैक्सेशन, आवाज़ और दृश्य डाटा जैसे दूरसंचार के आधुनिक उपाय भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने में माध्यम बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने स्वतंत्रता के पश्चात देश के औद्योगिक विकास में सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी की स्थिति को औचित्य बताइए। तो देखने को मिलता है स्वतंत्रता के पश्चात देश के औद्योगिक विकास को पूर्ति तथा मांग की बाजार स्थितियों पर छोड़ देना सही नहीं था, क्योंकि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि इस कार्य को आसानी से कर सके। क्योंकि औद्योगिकीकरण के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, तो जो आपके निजी क्षेत्र हैं वो ऐसा नहीं कर सकते थे। दूसरा आता है बाजार के सीमित आकार होने के कारण निवेश के लिए निम्न प्रेरणा थी। ठीक है, बाजार में निम्न प्रेरणा यानी कि ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। और समृद्धि प्रक्रिया में समाज के समाजवादी ढांचे को उच्च प्राथमिकता देनी थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ आप प्राइवेटाइजेशन कर दें, क्योंकि गरीब लोग प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा संभाल नहीं सकते, एक तरीके से उसमें ज़्यादा ढल नहीं सकते, क्योंकि देखने को मिलता है प्राइवेटाइजेशन में महंगाई बढ़ जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी चीज़ों के ऊपर भी आपको काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है आपके सामने आधारित संरचना उत्पादन का संवर्धन कैसे करती है। देखने को मिलता है आधारित संरचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आपकी आधारित संरचना बढ़ जाती है तो देश में विकास बहुत तेज़ी से होने लगता है। और आधारित संरचना से जैसे सड़क है, रेलवे है, बंदरगाह है, हवाई अड्डे हैं, दूरसंचार, इन सब का जब विकास होने लगता है तो आम आदमी तक विकास आपका पहुंचने लगता है और धीरे धीरे गरीबी में भी गिरावट आपको देखने को यहाँ पर मिलने लगती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, और सामाजिक क्षेत्र का निर्माण करके अप्रत्यक्ष सहयोग देती है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक देश बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और सरकार की इसमें सीधी सीधी भूमिका देखी जाती है और जो भी आपके प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी मौका मिलता है देश को द्वारा से निर्माण करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके सामने भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यकता। देखने को मिलता है कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो जनसंख्या जब बड़ी होती है तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर आप नहीं होंगे तो दूसरों पे आपकी डिपेंडेंस बढ़ती चली जाएगी, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए से देखने को क्या मिलता है कि विकासशील देश जैसे कि भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। ठीक है, अब आता है आत्मनिर्भरता का अर्थ है अर्थव्यवस्था की समृद्धि एवं विकास के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर रहना, यानी कि जितने आपके पास संसाधन है उन्हीं में गुजारा करना, दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना होना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखने को मिलता है कि एक यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये एज इट इज़ वही है। यहाँ पे देखते हैं उदाहरण, अमेरिका से सहायता का सामान्य अर्थ होगा कि हम अपने रक्षा उपकरणों को केवल अमेरिका से ही खरीदें, भले ही जब हमें दूसरे देशों से बेहतर व्यापार मिलता हो। देखने को मिलता है कि अगर हम डिफेंस की अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अमेरिका से ही खरीदें, हमारे पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं। हम रशिया से ले सकते हैं, हम इजराइल से ले सकते हैं, हम इटली से ले सकते हैं, हम टर्की से ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। बट देखने को क्या मिलता है, अमेरिका के साथ अगर आप ले रहे हो तो अमेरिका ये चाहेगा सिर्फ आप उसी से लेते रहें, बेशक आपको विश्व में बेहतर डील मिल रही हो। तो आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि जहाँ पर हमारे देश का हित होगा, जहाँ पर हमारे लोगों का हित होगा, वहाँ से सामान खरीदेंगे, हम किसी भी एक गुट में शामिल होना नहीं चाहते। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके सामने नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में महिलाएं कम क्यों हैं। देखने को मिलता क्या है कि जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को समान रूप से सैलरी मिलती है, ज़्यादा आपको पैसा मिलता है, तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कम क्यों है। देखने को मिलता है कि महिलाएं वहाँ पर इसलिए कम है क्योंकि महिलाएं के पास एक तो शिक्षा कम है, जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए वो हम नहीं बढ़ा पाए। पहली क्या है, शिक्षा नहीं है, स्किल नहीं है, और समाज ने उनको इतने अवसर प्रदान नहीं किए जिस प्रकार वो आगे बढ़ सके। तो ये कुछ कुछ कारण हमें देखने को मिलता है। और दूसरा ये भी कि पुरुषों को ज़्यादा वरीयता मिलती है,
ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको देखने को क्या मिलता है, महिलाएं समाज में उस स्थिति से काम नहीं कर पा रही हैं जिसमें पुरुष कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैविक कृषि। जैविक कृषि समग्र जीवन जीने की एक विधि है। क्या आप सहमत हैं? जैविक कृषि के बारे में बताएं तो जैविक कृषि वह कृषि है जहाँ पर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली कार्य करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली जब आप काम करेंगे तो देखने को क्या मिलता है, धीरे धीरे आपको सकारात्मक प्रभाव उसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैविक कृषि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे जो भूमि है, जो आपकी सॉइल है, जो आपकी मिट्टी है, उसमें अभी कुछ कुछ कमियां आपको देखने को मिल रही हैं और बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स हैं जो खत्म होते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी है कि जो HYV सीड्स वगैरह हैं उसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो कुछ ऐसे सीड्स का निर्माण किया जाए जहाँ जो आपकी जैविक कृषि के आधार पर भी उपज सकते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा कीटनाशकों का उपयोग हमें नहीं करना है। इससे आपका क्या होता है, मृदा जो आपकी मिट्टी है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास विमुद्रीकरण के क्या प्रभाव है, यानी कि आपने अपनी पूरी की पूरी करेंसी को चेंज कर दिया। जैसे 2016 में जिस तरीके से आपने अपनी करेंसी को चेंज किया था, यानी कि 1000 के और 500 के नोट बंद कर दिए थे, उसके स्थान पे 500 के नए और 2000 के नोट चालू किए थे। उसके क्या फ़ायदे थे, तो फ़ायदे आपको गिनाता हूँ। पहला है कि नकली जो मुद्रा चलती है, टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो रुक जाती है। मुद्रास्फीति महंगाई में कमी आती है। जो आपका टैक्स होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि आपको पता लगता है कितने लोग टैक्स दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे हैं, तो एक बोलते हैं समान रूप से समाज को देखना संभव हो पाता है। डिजिटल मुद्रा हो जाती है, जैसे आपका UPI होता है। ठीक है ना, कैश पेमेंट आप ज़्यादा करते हो। जब भी कैश पेमेंट हम करते हैं तो देखने को क्या मिलता है कि सारे के सारे लोगों की आय और उनके खर्चों के बारे में आप पता लगा सकते हो, तो इसमें भी जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसमें कमी देखने को मिलती है। दूसरा आता है आपके पास वित्तीय संसाधनों में बेहतर जमा और बचत होती है और धोखेबाजों को रोकना संभव हो पाता है, और किसी देश की GDP को समृद्धि तक पहुंचाने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की प्रमुख कमियां कौन कौन सी हैं, तो देखने को मिलता है क्या है, हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की प्रमुख कमियां इस प्रकार हैं। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का आरंभ वितरण कौन सा है, नई तरह की बीमारियां, निजी क्षेत्र का प्रभुत्व और कुशल प्रबंधन। देखने को क्या मिलता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने का सबसे पहला कारण ये होगा कि आप क्या करें, आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बड़े बड़े मैक्स वगैरह हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इनमें गरीब आदमी जाके नहीं दिखा सकता क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा ये देखने को मिलता है जो गरीब जहाँ पे दिखाने जाते हैं, जैसे कि सफदरजंग में जाएँ, चाहे एम्स में जाएँ, किसी भी अस्पताल में जाएँ, डिस्पेंसरी में जाएँ, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि उनको तकलीफ होती है। या तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी उनकी थोड़ी सी फीस कम करें ताकि गरीब आदमी भी जा सके, या फिर जो सरकारी अस्पताल है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इन्वेस्ट कर दें कि लोग वहाँ पर जाएँ तो भीड़ महसूस ना हो। इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और नई बीमारियों के लिए गरीब आदमी जो ग्रसित हैं उनके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की आवश्यकता दिखाई देती है, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई सस्ते दाम पर मिलनी चाहिए, तो आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, और दयनीय जन स्वास्थ्य का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है स्वास्थ्य के मामले में भारत में, तो स्वास्थ्य के ऊपर काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकार इसके लिए कदम उठा रही है, पर वो इतनी उचित नहीं है कि सभी लोगों को समान रूप से समान अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था सैम्पल पेपर का। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और ये सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और सभी लोगों से आग्रह है कि आप इनको पढ़ के जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइज।